हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सुंदरम मल्टी कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पर डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू कराता हूँ, चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सुंदरम मल्टी कैप फंड। इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप लॉन्च होते हुए देख पा रहे हैं तो 11.9 ईयर्स हो चुके हैं, तो बहुत ही काफी पुराना फंड है। तो इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.9 ईयर्स में तो 17.24% तक का रिटर्न है। और इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 11.9 ईयर्स में तो 17.88% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। भले ही डिफरेंस थोड़ा कम है, लेकिन कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन हाँ, नीचे यहाँ पे रिस्क के बारे में भी सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। यदि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है तो आपने सोच लिया कि बेस्ट फंड है और मैं भाग के जाके अपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। पूरा वीडियो देखिएगा, फिर जानिएगा कि हाँ ये अच्छा खासा फंड है या नहीं है। तो मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 रुपए आपने एसआईपी क्या होता, तो 10 साल तक कंटिन्यूअसली, और आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो आपका 1.2 लाख रुपीज, मतलब हर महीने आप 1000 रुपए डिपॉजिट करें 10 साल तक कंटिन्यूअसली, तो 1.2 लाख रुपीज आपका डिपॉजिट होता है। 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 2.95 लाख रुपीज। जी हाँ, तो आपका पैसा जो है डबल से भी ज्यादा हो जाता है। देखिए 1.2 लाख का डबल होता है 2.4 लाख, मतलब 2,40,000 रुपए। तो 2,40,000 रुपए से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब 10 साल में आपको पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया है। और मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.14 लाख रुपीज। मतलब आपका जो पैसा डबल से भी कम है, यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट की ताकत दिख रही होगी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी हो जाता है। अब मान लीजिए एफडी आपने इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो एफडी में आपका अच्छा अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 1.74 लाख रुपीज में। जी हाँ, तो आपको पैसा जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा है, मतलब एफडी में तो आपको इन्वेस्टमेंट की ताकत यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही होगी। एफडी और इस पर्टिकुलर फंड के बीच में डिफरेंस, आपका जो रिटर्न में डिफरेंस दिख रहा होगा। अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, एवरेज है। देखिए यहाँ पे रिटर्न कुछ ज्यादा नहीं है, कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आपको देख पा रहे हैं, कैटेगरी के लगभग बराबर ही रिटर्न है। और यहाँ पे अगर आप रिस्क की बात करें तो वो भी आपको एवरेज ही देखने को मिलेगा। वो कैसे, अभी नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो रिस्क और रिटर्न रेशियो की बात करते हैं, बीटा। बीटा बेसिकली बताता है आपका वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। ये पर्टिकुलर फंड कितना वॉलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो हमें देखा जाए तो 0.9 इस पर्टिकुलर फंड का है, और कैटेगरी का देखा जाए 0.91 है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है 1 से नीचे होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे कैटेगरी का देखा जाए थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स फंड। माइनर डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा कम यहाँ पे वॉलिडिटी आपको देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फर्क है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, बराबर ही। रिटर्न भी इसके कैटेगरी के लगभग बराबर, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है, और रिस्क भी आपको वॉलिडिटी में आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए बात करें तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न के कितना प्लस कितना माइनस, उसके बीच में रिटर्न जो है ना, उसी के बीच में आपको रिटर्न मिल सकता है हर साल। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो कम हो ज्यादा अच्छा है। इस पर्टिकुलर फंड का 14 है, और कैटेगरी देखा जाए तो 14.56 है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी से कम इसने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिस्क के मामले में इससे थोड़ा सा कम रिस्क है एज कम्पेयर टू इस कैटेगरी, और रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे एकदम पॉजिटिव फीडबैक दूंगा इस पर्टिकुलर फंड को अभी तक का। लेकिन आगे हम इसके बारे में और जानते हैं। तो मिनिमम एसआईपी की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 100 रुपए एकदम बढ़िया है। अब आप यहाँ पे लमसम करना चाहते हैं तो आप 300 रुपए से लमसम कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। बहुत ही कम अमाउंट में आप लमसम भी कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए, कभी आप यहाँ से एग्जिट मार दिए। एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पता चलता है इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। जी हाँ, अगर आपका एम साइज कम होता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि इस पर्टिकुलर फंड में ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर एम साइज ज्यादा होता है तो यहाँ पे फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है। वो क्या करते हैं कि एक बार एसआईपी और लमसम बंद करवा देते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें भी। लेकिन अगर ज्यादा है तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, और फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेगा। लेकिन कम है तो उसमें आपको थोड़ा शक होना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एम साइज की बात करें, देखिए इतना पुराना फंड है, 12 ईयर्स के आसपास का पुराना फंड है। तो यहाँ पे एम साइज के मामले में देखा जाए 2854 करोड़ रुपीज है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। जी हाँ, यहाँ पे लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंड में। अभी तक का मैंने सारा पॉजिटिव फीडबैक दिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे भी थोड़ा शॉकिंग लगा है कि लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। कि एम साइज देखिए 12 साल पुराना फंड है, तो आपका एम साइज 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर
20 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका जो एम साइज देखा जाए तो 2854 करोड़ रुपीस है। मतलब अभी भी बहुत कम एम साइज है, तो यहाँ पे लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो एम साइज के मामले में यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दूंगा। और एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, देखिए आप एज एन मैनेजर को आप पैसा दे रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो एज ए मैनेजमेंट फीस आपको उनको पैसा देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0.86% आपको हिस्सा देना पड़ेगा। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है 1% से नीचे होना जरूरी होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बता रहा हूँ 1% भी लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाते हैं जब एज ए मैनेजमेंट फीस आप पे करेंगे। तो यहाँ पे 0.86 है, जो कि मैं बताऊं थोड़ा-सा इसको ना तो मैं पॉजिटिव फीडबैक दूँगा, ना तो नेगेटिव फीडबैक दूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 0.7% एकदम परफेक्ट माना जाता है। उसका 0.7% से नीचे एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि 0.8 हो या 0.9 हो या 0 पॉइंट या फिर 1% हो, उसका जो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो लाखों करोड़ों का फीस बन जाएगा। मतलब एज़ ए मैनेजमेंट फीस आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा और उनको पे करना पड़ेगा। तो आप प्रॉफिट लेने यहाँ पे आए हैं, तो एक्सपेंस रेशियो डेफिनिटली थोड़ा कम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ना तो नेगेटिव फीडबैक दूँगा कि 1% से नीचे तो है ही, और पॉजिटिव फीडबैक नहीं दूँगा क्योंकि 0.7% से ऊपर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा एवरेज आपको बताऊँगा कि एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 साल से पहले आपने एग्जिट मारा है तो आपको 20% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो प्रॉफिट का देना पड़ेगा। दूसरा, अगर 1 साल से पहले आपने एग्जिट मारा है तो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में इनका एलोकेशन 27.11% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 28.72% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में 39.4% का एलोकेशन है, और डेप्ट एंड अदर्स में इनका 4.8% का एलोकेशन है। देखिए ये मल्टी कैप है, तो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से आपको तीनों कैटेगरी मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में मिनिमम 25% का एलोकेशन रखना ही रखना है। तो इन्होंने आप देख पा रहे हैं कि मिड कैप में इनका 27% है और स्मॉल कैप में 28% है। मतलब देख पा रहे हैं कि मतलब 55 या 56% तक का जो इनका एलोकेशन है वो स्मॉल कैप और मिड कैप है, मतलब रिस्की फंड बन जाता है। और बाकी जो लार्ज कैप में 39.4% का एलोकेशन है। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखिए इनका एक मजबूरी है, 25% डेफिनेटली इनको रखना ही पड़ेगा तीनों कैटेगरी में, और इन्होंने लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा रखा है कि रिस्क थोड़ा कम ले सके। तो उस मामले में इन्होंने परफेक्टली मार्केट कैपिटलाइजेशन कर रखा है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा मार्केट कैपिटल के मामले में, क्योंकि ये विवश है। क्योंकि सेबी की गाइडेंस के हिसाब से 25% सब में आपको लेना पड़ेगा, कोई फ्लेक्सी कैप तो है नहीं, ये मल्टी कैप है, तो यहाँ पे 75% तो रिजर्व ही है। तो इसके मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक एकदम आप मान सकते हैं। सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में 20.67% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल्स में 17.14% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 15.94% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.01% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 8.71% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में इनका 8.08% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 5.76% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में इनका 5.2% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 4.15% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में इनका 2.37% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो इन्होंने ठीक ठाक सा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। आप देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर साइकिल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर, अगर ये जो ऊपर के जो 5-6 फंड है, 5-6 सेक्टर्स है, अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो सेक्टर एलोकेशन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया फंड है। तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो 2 फंड मैनेजर है, एक रतीश वैरियन, इनका एक्सपीरियंस है 4.28 इयर्स का। सेकंड जो है आपका सुधीर केडिया, इनका एक्सपीरियंस है 5.02 इयर्स का। तो एक्सपीरियंस के मामले में देखा जाए, देखिए फंड मैनेजर एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि आप इनके बारे में पास्ट रिटर्न ट्रैक कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं कि इनका स्ट्रैटेजी क्या होती है और उन्होंने कितने रिटर्न दिलवा रखे हैं। तो उस हिसाब से आप इनकी स्ट्रैटेजी जब जान पाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे इनके, यही आपको अपना दिमाग लगा के अपना एनालिसिस करके ये आपको रिटर्न दिलवाते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों फंड मैनेजर बोले तो ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है, 5 साल या 4 साल आप मान सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा फंड मैनेजर के मामले में। रेटिंग की बात करें तो इसको 4 आउट ऑफ 5 रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए एक बढ़िया फंड है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा कि एम साइज, लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, लोग इस पर्टिकुलर फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इसकी जो स्ट्रैटेजी है मुझे अच्छी लगी, क्योंकि देखिए इसने रिटर्न जो है कैटेगरी बेटिंग रिटर्न दे रखा है, और आपका जो रिस्क है वो भी थोड़ा कम ले रखा है एज कम्पेयर टू इस कैटेगरी। भले ही वो माइनर डिफरेंस है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं दिखा है लगभग, इसलिए मैं हर चीज बोलूं इसका एक एवरेज है।
मतलब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं इसको हाँ भी बोलूंगा, आप इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते यहाँ पे तो भी हाँ भी बोलूंगा। दोनों में मेरा हाँ है, क्योंकि यहाँ पे एकदम बढ़िया मतलब ठीक ठाक सा एवरेज फंड इसको हम मान सकते हैं, कोई बढ़िया नहीं कोई बेकार फंड नहीं है। मतलब हाँ, लेकिन हाँ अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका टाइम फ्रेम याद रहे कि आपका मिनिमम 7 से 10 साल आपका डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 55 या 56% तक का एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रखा है, तो रिस्क यहाँ पे बना रहेगा डेफिनेटली। और दूसरी बात आपको बता दूं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक इसका एक्सपीरियंस रेशियो के मामले में बताऊं थोड़ा एवरेज रहेगा, ना तो अच्छा ना तो बुरा, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस रेशियो थोड़ा कम हो सकता था। ओवरऑल देखा जाए एवरेज ठीक ठाक सा फंड है, कोई ज्यादा अच्छा नहीं है कोई ज्यादा बुरा नहीं है। हाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप खुद रिसर्च करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और आप जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।